नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बहुत सारी खबरें आज। क्या क्या हुआ? दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। कितने % वोटिंग हुई है, यह जानना जरूरी है। फिर कैंपेनिंग किस मोड में चल रही है, यह समझना जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि क्या कुछ संदेश खाली में हुआ है, कैसे वहां पर एकाएक एनएसजी कमांडोज पैरा ड्रॉप कर दिए गए। ये सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर, एनएसजी के लोग हैं, वैसे कमांडोज नहीं। पश्चिम बंगाल की संदेशखाली में सीबीआई की छापेमारी, भारी तादाद में देसी और विदेशी हथियार बरामद किए गए। टीएमसी का बयान, देखना होगा वहां बम कौन रखकर आया। और केजरीवाल सरकार पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, इस्तीफा न देकर निजी हित को दी प्राथमिकता। हाईकोर्ट ने कहा एमसीडी स्कूलों में किताबों से जुड़ी याचिका पर हुई सुनवाई। एक और बड़ी खबर आ रही है, कल से दिल्ली में प्रचार करेंगी सुनीता केजरीवाल। कल पूर्वी दिल्ली में सुनीता केजरीवाल का रोड शो। पंजाब, हरियाणा, गुजरात में भी लोकसभा चुनाव का करेंगी प्रचार। चौथी बड़ी खबर, दूसरे चरण में शाम 7 बजे तक करीब 61% मतदान, 61%। लेकिन ये जो जानकारी है शाम 7 बजे तक की है। और पीएम मोदी ने कहा दूसरे चरण में मतदान अच्छा रहा है, एनडीए को मिल रहा है समर्थन, विपक्ष को निराशा, प्रधानमंत्री ने कहा है। और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ईसी में शिकायत है। स्कूली बच्चों के इस्तेमाल पर बाल संरक्षण आयोग का खत। एनसीपीसीआर ने आचार संहिता के उल्लंघन की बात कही है। एक और बड़ी खबर, वीवीपैट केस में सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई हैं। ईवीएम और वीवीपैट में 100% नहीं होगा मिलान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची रखेगी सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बड़ी खबर, यौन शोषण मामले में ब्रिजभूषण सिंह को झटका लगा है। नए सिरे से जांच की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई है। ब्रिजभूषण ने कहा घटना के दिन वो देश में नहीं थे। एक और बड़ी खबर, राजस्थान एसआई पेपर लीक के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। 12 आरोपियों की याचिका पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार। राजस्थान हाईकोर्ट को सुनवाई करने का दिया निर्देश। और एनएसए के तहत जेल में बंद अमृतपाल लड़ेगा चुनाव। पंजाब के खड्डूर साहिब से लड़ने की परिवार ने की है पुष्टि। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेगा अमृतपाल। इन सभी खबरों के साथ अब आपको कर्टन रेजर में दिखाते हैं वो कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। एक्सक्यूज मी। देखिए, पहली बड़ी खबर है, संदेशखाली में आज एनएसजी की टीम क्यों पहुंची। बंगाल में धुआंधार वोटिंग के बीच ऑपरेशन शाहजहां क्या है, अचानक से बारूद की खोज क्यों होने लगी। दूसरी बड़ी खबर जो आपको समझने वाली है, विपक्ष कहता रहा ईवीएम गड़बड़, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मतदान ईवीएम मशीन से ही होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्यों कहा बैलेट लूटने वालों को करारा तमाचा है। एक और बड़ी खबर, बंगाल से बिहार तक पीएम मोदी का पीपल कनेक्ट, देश के प्रधानमंत्री की बेटे वाली अपील क्या 400 पार कराएगी। और चौथी बड़ी खबर जो आज हमारे सामने है, 2019 की तुलना में दूसरे चरण की 88 सीटों पर कम वोटिंग हुई है। क्या लोग लॉन्ग वीकेंड मना रहे हैं, या लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, या गर्मी से बच रहे हैं। पांचवी खबर, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-16 क्यों तैनात किया है। क्या बाइडेन पुतिन के एक फैसले से डर गए। शुरुआत आज की बड़ी खबर से, ध्यान से देखिएगा। यह तस्वीर जो मेरे पीछे है, ये नहीं, ये वाली एनएसजी ये क्या कर रहे हैं। इनका और इनका कनेक्शन अभी तक तो आपको पता होगा दिन भर जो कुछ चल रहा है, लेकिन अब इसके अंदर की कहानी हम आपको बताने वाले हैं। क्या संदेशखाली बंगाल में है या पाकिस्तान में? आप सोचेंगे ये कैसा सवाल। संदेशखाली से आज कुछ ऐसे चौंकाने वाले वीडियो सामने आए जो इस सवाल को और गंभीर बनाते हैं। संदेशखाली में आज आधुनिक हथियारों से लैस एनएसजी की टीम ग्राउंड पर उतरी। एनएसजी की टीम, ठीक सुना आपने, ये वही एनएसजी की टीम है जिसने 26/11 हमले के वक्त आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। वही एनएसजी की टीम है जिसकी जरूरत तब सब ज्यादा होती है जब देश की सुरक्षा पर आतंकी खतरा होता है। सोचिए, वही एनएसजी की टीम आज आधुनिक हथियारों से लैस संदेशखाली में मौजूद थी, चप्पा चप्पा तलाश रही थी। आखिर क्यों, क्या वजह थी। वहां पर रोबोट थे, हर चीज वहां पर दिखाई दे रही थी। उसकी वजह क्या थी, और वो भी तब जब देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। आज ही दूसरे चरण के लिए 88 सीटों पर मतदान हुए हैं, तब संदेशखाली एनएसजी को लेकर सुर्खियों में क्यों आया। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एक घर की दीवार और ठीक बाहर कुछ जांचते हुए एनएसजी के एक नहीं दो कमांडो। गौर से देखेंगे तो घर के ठीक बाहर उनके साथ एक रोबोट भी दिखेगा।
हैरत में डालने वाला दृश्य है कि संदेश खाली में एनएसजी की टीम क्यों पहुंची। संदेश खाली में ऐसा क्या हुआ कि एनएसजी को उतरना पड़ा। संदेश खाली से आया ये दूसरा वीडियो देखिए। कैमरे पर एनएसजी के 3 कमांडो दिखे। उनके साथ डॉग स्क्वाड में शामिल 2 खोजी डॉग भी नजर आए। जैसे पूरी टीम कुछ तलाशने की कोशिश कर रही है, कुछ ऐसा जिससे शायद राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है। चुनाव के बीच संदेश खाली से कैसा खतरा? संदेश खाली में एनएसजी का डॉग स्क्वाड क्यों? इन सवालों के जवाब परेशान करने वाले थे और एनएसजी की ऐसी कई और तस्वीरें हैरत में डाल रही थी। ये तीसरा वीडियो देखिए। एनएसजी कमांडो इस तालाब के पास बनी मेड़ पर भी नजर आए। वो जैसे किसी के बारे में पूछताछ कर रहे थे, किसी का ठिकाना जानने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान कैमरा एक और कमांडो की तरफ घूमा। वो आधुनिक हथियारों से लैस नजर आया। संदेश खाली में एनएसजी किसे तलाश रही थी? संदेश खाली में एनएसजी क्या पता लगा रही थी? असल में संदेश खाली में एनएसजी के आने के पीछे का मकसद एक बहुत बड़े खतरे से निपटना था। एक ऐसा खतरा जो शायद यहां होने वाले चुनाव से ठीक पहले किसी बड़े हमले की योजना से जुड़ा था। ऐसी जानकारी मिली है कि संदेश खाली में छानबीन के दौरान एक घर की दीवार में छिपाकर रखे गए विस्फोटक हथियार बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में बम गोला बारूद बरामद हुए हैं। ये बरामदगी आज ही सीबीआई की संदेश खाली में छापेमारी के बाद हुई है। इसके बाद एनएसजी की टीम को यहां बुलाना पड़ा। एनएसजी ने एक खास लोकेशन और एक खास व्यक्ति के लिए घंटों ऑपरेशन चलाया। रविशंकर दत्ता, संदेश खाली, टीवी 9 भारतवर्ष। संदेश खाली में हथियारों का यह जखीरा आज सीबीआई को मिला था। इसी के बाद संदेश खाली में एनएसजी को पैरा ड्रॉप किया गया और बंगाल का यह इलाका फिर से जो चर्चा की छावनी में तब्दील हो गया। सवाल है, संदेश खाली में किसके घर से बम बारूद मिले? संदेश खाली में किसके घर से देशी और विदेशी हथियार मिले? संदेश खाली में बम बारूद मिलने के पीछे वो टीएमसी के नेता कौन है? संदेश खाली में हथियारों की बरामदगी का शाहजहां शेख से कैसा कनेक्शन है? सबसे बड़ा सवाल, संदेश खाली में आखिर कितने शाहजहां शेख हैं? संदेश खाली में क्या कुछ हुआ? टीवी 9 की आंखों में। संदेश खाली में एनएसजी की टीम लाव लश्कर के साथ पहुंची थी। यहां तलाश थी एक ऐसे शख्स की जिसका कनेक्शन न सिर्फ टीएमसी के एक प्रभावी लीडर से है, बल्कि उसका संबंध महिलाओं से अत्याचार के आरोप में गिरफ्तार शाहजहां शेख से भी बताया जा रहा है। एनएसजी के जिस रोबोट ने विस्फोटक से भरा यह बैग टांग रखा है, उसका कनेक्शन अबू तालिब नाम के एक शख्स से है। सीबीआई को अबू तालिब नाम के शख्स के ठिकानों पर हथियार छिपाने की पुख्ता सूचना मिली थी। इसी के बाद सुबह सीबीआई की टीम ने संदेश खाली में छापेमारी की। इसी दौरान अबू तालिब नाम के उस शख्स के घर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। इसी के बाद सीबीआई ने एनएसजी को बुलाया। अबू तालिब टीएमसी नेता हफीजुल खान का रिश्तेदार है। हफीजुल खान संदेश खाली में टीएमसी से पंचायत सदस्य है। सीबीआई को शक है कि अबू तालिब के घर से जो भी हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं, वो पहले शाहजहां शेख के घर पर छिपाकर रखे गए थे और ईडी का शिकंजा कसने के बीच ये हथियार शाहजहां के घर से अबू तालिब के घर पर शिफ्ट किए गए। अबू तालिब के घर इन हथियारों के छिपे होने का खुलासा शाहजहां शेख ने सीबीआई की पूछताछ में किया था। सूत्रों से खबर है कि शाहजहां शेख ने सीबीआई की पूछताछ में अबू तालिब का नाम लिया था। यह भी कहा था कि उसके अबू तालिब से करीबी संबंध है। इसके बाद सीबीआई की टीम अबू तालिब की तलाश में जुट गई है। रविशंकर दत्ता, संदेश खाली, बंगाल, टीवी 9 भारतवर्ष। संदेश खाली 4 महीने से बंगाल की राजनीति में न सिर्फ सुर्खियों में है, बल्कि ममता दीदी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला हुआ था। ईडी की टीम राशन घोटाले मामले में शाहजहां के ठिकानों पर रेड करने गई थी। उस दिन करीब 1000 लोगों की भीड़ ने टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें ईडी के 3 अधिकारी भी घायल हो गए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उस हमले के बाद से शाहजहां शेख 19 दिन तक फरार रहा। इसी दौरान उसने अपने देशी और विदेशी हथियार अबू तालिब के घर पर शिफ्ट कराए थे। आज सीबीआई ने अबू तालिब के ठिकानों पर रेड की तो इस दौरान 4 विदेशी पिस्टल, 1 देसी पिस्टल, 1 इंडियन रिवॉल्वर,
एक पुलिस की कॉल्ट रिवॉल्वर बरामद की गई। इसके अलावा 348 कारतूस और कई देसी बम बरामद किए गए हैं। इसीलिए सवाल गंभीर है, शाहजहां शेख ने चुनाव के बीच इतनी भारी मात्रा में हथियार क्यों छिपा रखे थे? क्या चुनाव में हिंसा कराना मकसद था? क्या वो इन हथियारों का इस्तेमाल देश विरोधी साजिशों में करने वाला था? संदेश खाली बंगाल के बशीरघाट में। यहां लोकसभा के चुनाव 1 जून को होने। इस वक्त संदेश खाली बंगाल की राजनीति का एपिसेंटर बना हुआ है। चुनाव से ठीक पहले एनएसजी का जाना टीवी9 भारतवर्ष की उस रिपोर्ट की ओर इंगित करता है, जिसमें 29 मार्च को इसी चैनल ने शाहजहां शेख के चाइनीज हथियारों का कनेक्शन दिखाया था। संदेश खाली में गुनाहों के सरगना का चाइनीज कनेक्शन। चाइनीज चॉकलेट बम और चाइनीज गन से छीना लोगों का अमन चैन। शाहजहां शेख का पहला हथियार है चॉकलेट बम। सिल्वर फॉइल पेपर में आपको मिठास से भरी चॉकलेट दिख रही है, लेकिन असल में यह चाइनीज बम है। चॉकलेट की तरह दिखने वाला पैकेट बारूद से भरा होता था। एक चॉकलेट बम की कीमत सिर्फ 50 से 60 रुपए होती है। शेख इसे चीन से बांग्लादेश, फिर बोट के रास्ते पश्चिम बंगाल मंगाता था। बंगाल में धामाखाली घाट पर शेख का भाई आलमगीर बम के कंसाइनमेंट को रिसीव करता था। आलमगीर दूसरे साथियों से मिलकर शेख के गुप्त ठिकानों पर सप्लाई कर देता था। चॉकलेट की तरह दिखने पर पुलिस को भी बम के पैकेट पर शक नहीं होता था। शाहजहां शेख जमीन हड़पने और महिलाओं को धमकाने में इस बम का इस्तेमाल करता था। चुनाव के वक्त भी वो चॉकलेट बम से धमकाता था। ये कोई नया चीज नहीं है। तो उन्होंने अभी वेस्ट बंगाल में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये धंधा आज का नहीं है, ये बहुत पुराना धंधा है। मतलब आप बता रहे हैं 2021 में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने मारा है। इसका मतलब ये वेपन्स और ये बॉम्ब्स पहले से ही आ रहा था। और ये इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं हुआ और ये मीडिया के पास क्यों नहीं हुआ, इट इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। अब शाहजहां शेख का दूसरा हथियार देखिए। देखने में आपको ये देसी कट्टा लग रहा होगा, लेकिन ये चाइनीज साइलेंसर गन है जो फायर करने पर आवाज नहीं करती। शाहजहां शेख इस गन को शातिराना तरीके से चीन से बांग्लादेश के रास्ते छुपाकर मंगाता था। इस गन से गोली चलने की आवाज ना के बराबर आती है। शाहजहां इसे चीन से 30 से 40 हजार रुपए में मंगाता था। शेख शाहजहां के करीबी के घर से हथियार मिलने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग लिया और एक्स पर सवाल पूछा। ईडी, सीबीआई, एनएसजी, एनआईए संदेश खाली में आगे क्या क्या? आर्मी संदेश खाली में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद किए गए। शाहजहां शेख जैसे आतंकवादियों को पालने और पोसने के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बने रहने की नैतिक अधिकार को खो दिया। बीजेपी को टीएमसी नेता कुणाल घोष ने जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि यह टीएमसी को बदनाम करने की साजिश है। अभी जब मैं आपका ये क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, अभी तक कोई आर्म्स हम लोग आंखों में नहीं देखा। ये डिफरेंट सोर्सेस कह रही है कि सीबीआई वहां पर थोड़ा बहुत आर्म्स का रिकवरी किया, लेकिन अभी तक सीबीआई ने ऑफिशियल कोई ब्रीफ नहीं किया और कोई तस्वीर, कोई डॉक्यूमेंट्स अभी हम लोग नहीं देखा। तो हम लोग ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहाँ पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। अदालत ने इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है जरा ध्यान से देखिए। ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान नहीं होगा। हालांकि नतीजों, अब देखिए क्या क्या कहा है, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा। कोर्ट ने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान नहीं होगा। हालांकि नतीजों के 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्चियां सुरक्षित रखी जाएगी। जांच के लिए उम्मीदवार को 7 दिनों के अंदर अपील करनी होगी। यह अपील दूसरे और तीसरे नंबर पर आए उम्मीदवार ही कर सकेंगे। इसका सारा खर्चा कैंडिडेट को उठाना पड़ेगा। अगर आरोप सही साबित हुए तो पैसा लौटा दिया जाएगा।
हालांकि पड़ताल सिर्फ 5% ईवीएम की ही होगी। लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग के लिए यह बड़ी राहत है। कोर्ट ने विपक्षी दलों के उन आरोपों पर भी विराम लगा दिया जो लगातार ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाते रहे। इस फैसले से दो चीजें साफ हो गई हैं। पहला यह कि चुनाव में मतदान ईवीएम से ही होगा, और दूसरा बैलेट पेपर से वोटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये मांग भी आज देश की सबसे बड़ी अदालत में खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 56 पन्नों के अपने जजमेंट में कहा है कि ईवीएम को लेकर संदेह पर अब विराम लग जाना चाहिए। 37वें पन्ने पर जज ने इसे सिंपल, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बताया है। एडीआर वर्सेस चुनाव आयोग और अन्य के मामले में जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं हो, चुनाव प्रक्रिया में मौजूदा व्यवस्था निरंतर सुधार के साथ लागू रहनी चाहिए। मतदान के लिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर या फिर कोई दूसरा पीछे ले जाने वाली व्यवस्था को अपनाने से बचा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस बात की जांच करने को कहा कि क्या वीवीपैट पर्चियों पर पार्टी के चुनाव चिन्ह के अलावा कोई बारकोड हो सकता है जिसे मशीन से गिना जा सके। जस्टिस संजीव खन्ना ने चुनाव आयोग को 2 निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि वीवीपैट मशीन की सिंबल लोडिंग यूनिट को भी अब स्ट्रांग रूम में ही सील बंद रखा जाए। अब तक सिर्फ कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट को ही 45 दिन तक सील बंद रखा जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंबल लोडिंग यूनिट्स को सभी उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में उनके हस्ताक्षर के बाद कंटेनर में सील बंद रखा जाए। निर्देश के अलावा 2 सुझाव भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए। क्या वीवीपैट पर्चियों की गिनती के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन की व्यवस्था हो सकती है, और क्या हर सियासी दल के सिंबल के साथ कोई बार कोड भी हो सकता है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस पर विचार करने को कहा है। साथ ही उस प्रावधान को हटाने से भी इनकार किया जिसके तहत ईवीएम में गड़बड़ी की फर्जी शिकायत करने पर वोटर के लिए दंड का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंख बंद करके सिस्टम पर संदेह नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि अब तक 40 बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट में ईवीएम को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। खुद चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए पिछले महीने इसकी जानकारी दी। 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। सवाल यह है कि क्या यह फैसला विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, वो भी ऐसे वक्त में जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका खारिज की उसमें कांग्रेस प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पक्षकार नहीं थी। वीवीपैट के इस्तेमाल को लेकर हमारा पॉलिटिकल कैंपेन जारी रहेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्ष के मुंह पर तमाचा बताया। ये रिपोर्ट। आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे। इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए। जब जीतते हैं तब तो ठीक है, और जब हारते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं की फितरत है कि इस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करो। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं, लड़ाई लगातार चलेगी। एक बार फिर विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है,
सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि वीवीपैट की पर्चियों को मिलाने की याचिका को खारिज किया है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और एक मंत्री इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते हैं। आज अगर केंद्र सरकार कह दे कि सारी की सारी वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन मानेगा। समस्या तो ये है, जब ये कोर्ट में मामला जाता है तो इलेक्शन कमीशन भी इसका विरोध करता है, केंद्र सरकार भी इसका विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध करती है। तो इसका विरोध क्यों है, ये बात समझ के परे है। ईवीएम पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी भ्रम दूर कर दिए हैं, लेकिन अगर भ्रष्टाचारियों को कोई भ्रम है कि उनकी लूटी गई दौलत से वो ऐश करेंगे, तो उनका ये भ्रम प्रधानमंत्री मोदी ने दूर कर दिया। ये बताने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए जरा। पिछले कुछ सालों में ये देखिए जरा, आपने इस तरह की तस्वीरें सैकड़ों बार देखी होंगी। आए दिन ईडी के छापों के बारे में सुना होगा, इनकम टैक्स की रेड की तस्वीरें देखी होंगी। इसके साथ ही आपने इस तरह के छापों में लाखों करोड़ रुपए जब्त होते हुए देखे होंगे। बाकायदा मशीन लगानी पड़ती है गिनने के लिए। पुलिस भी अपराधियों के घर छापा मारकर लाखों रुपए जब्त करती है। कई बार हम और आप हैरान रह जाते हैं कि आखिर किसी के घर में इतने सारे पैसे, इतनी अकूत संपत्ति कैसे बरामद हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब्त किए गए लाखों करोड़ रुपए का होता क्या है? जब्त की जाने वाली चल अचल संपत्ति का क्या होता है? क्या जांच एजेंसियां उन पैसों को अपने पास रख लेती हैं? क्या सारा का सारा पैसा सरकारी खजाने में चला जाता है? पिछले 10 साल में जब्त हजारों करोड़ रुपए का क्या हुआ? यह सवाल वाजिब है, मौजूद है, और इसी का जवाब प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान में छिपा है। हमारा संकल्प है, जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी। जिन्होंने गरीबों को लूटा है, वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। ये जो भ्रष्टाचारी है, इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है, जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये जनता को कैसे लौटाया जाए, इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। ये माताओं बहनों की बचत पर नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन मोदी माताओं बहनों को संपत्ति का हकदार बनाने में मैं आपका चौकीदार बन के खड़ा हूं। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस इस बात पर है कि जनता का लूटा हुआ पैसा जनता तक वापस पहुंचे। लेकिन आखिर यह होगा कैसे? क्या प्रधानमंत्री मोदी सीक्रेट इनकम मिशन पर काम कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम लाने वाले हैं? जनता का लूटा हुआ पैसा आखिर वापस जनता तक कैसे पहुंचेगा? क्या पीएम मोदी इस मास्टर स्ट्रोक से 400 पार का लक्ष्य देख रहे हैं? क्या मोदी 3.0 में सरकार का यह फैसला गरीबों के लिए गेम चेंजर होगा अगर वो सरकार बनाते हैं? तो ये रिपोर्ट देखें। पिछले 10 साल में मोदी कार्यकाल में इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सैकड़ों रेड में लाखों करोड़ रुपए जब्त किए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन पैसों का क्या होता है, तो समझिए, जांच एजेंसियां जब्त पैसे अपने पास नहीं रखती। पहले जब्त पैसों का सोर्स बताने का मौका देती हैं, सोर्स नहीं बताने पर ही पैसों को जब्त करती हैं। एजेंसी जब्त पैसे को ट्रेजरी में जमा करवाती है। जब तक ट्रायल चलता है, पूरा पैसा जमा रहता है। दोष साबित होने पर पैसा सरकारी खजाने में जाता है। आरोपी अगर बरी हो गया तो पूरा पैसा लौटा दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बयान से साफ है कि वो किसी बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। ऐसे में चारों तरफ इस बात की चर्चाएं हैं कि पीएम मोदी कोई बड़ी स्कीम लॉन्च कर सकते हैं जिससे लूट का पैसा जनता तक पहुंच जाए। लेकिन आखिर पिछले 10 साल में कितना पैसा जब्त हुआ है, वो आंकड़ा भी देख लेते हैं। मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया था, 1 जनवरी 2014 से 31 अक्टूबर 2023 के बीच ईडी ने 1,16,792 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। 2019 से 2023 के बीच इनकम टैक्स ने 5,000 करोड़ से ज्यादा जब्त किए हैं। तो पैसा कहां से लाएगा? मोदी ही तो ला सकता है। कोई कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी थोड़ी ला सकता है पैसा को वापस। तो वो बोलेगा तो करेगा, चांस तो मिलना चाहिए।
लूट का पैसा गरीबों में बांटेंगे, तो ये कैसा आप बयान देखते हैं? ये बयान तो एकदम ठीक है, क्योंकि मोदी जी चाय बेचते बेचते ऊपर आए, नीचे लोग के बारे में जानते हैं। यहाँ तो सारा लूट का पैसा है, यहाँ तो लोग मजे में पैसे कमा रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री मोदी की प्लानिंग पर यकीन करें तो सरकार एक यूनिवर्सल इनकम स्कीम ला सकती है। इसे समझते हैं। इस स्कीम के तहत देश के नागरिकों को तय राशि मिलती है। ये राशि नियमित भी हो सकती है। इसका लक्ष्य गरीबी को कम करना है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को फायदा होगा। और प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में लूट का पैसा आम लोगों के बैंक अकाउंट तक पहुंचाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। देश का गरीब हो, महिला हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, प्रधानमंत्री मोदी हर वर्ग से सीधे जुड़ते हैं, हर तबके के साथ सीधा संवाद करते हैं। पीएम मोदी के पीपल कनेक्ट का अपना अलग अंदाज है। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल के मालदा की हैं। आज यहां प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली में हजारों की तादाद में महिला और युवा पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए आए थे। पीएम मोदी को लेकर युवाओं के बीच ऐसा उत्साह दिखा कि रैली स्थल मोदी मोदी के नारों से गूंजने लगा। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बंगाल की महिलाओं को सीधे अपने साथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां की गोद से पैदा होने वाला। पिछले जन्म से लेकर पुनर्जन्म तक प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की महिलाओं के साथ मां और बेटे का रिश्ता स्थापित कर लिया। पीएम मोदी का यही पीपल कनेक्ट बिहार के अररिया की रैली में भी देखने को मिला। यहां पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर खुद को बिहार के बुजुर्गों का बेटा बना लिया और कहा, 70 साल से ऊपर के किसी भी परिवार में बुजुर्ग माता पिता हैं, अब उनके इलाज का खर्चा उनकी संतानों को नहीं करना पड़ेगा, ये उनका बेटा करेगा। आप बंगाल से लेकर बिहार की धरती तक जनता के साथ पीएम मोदी का माता पिता और बेटे वाला संवाद सुनिए। साथियों, ये आपका उत्साह, ये आपका प्रेम मेरे सर आंखों पर। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। शायद इतना प्यार कभी नसीब नहीं होता भाइयों। 70 साल की उम्र के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची हमारे परिवार में होते ही हैं और वो कमा धमा तो सकते नहीं है। और जब कमा धमा सकते नहीं और बीमारी तो आ ही जाती है इस उम्र में, और बीमारी आती है तो जो बच्चे कमाते हैं उन पर खर्च आ जाता है। अब बच्चों के लिए चिंता होती है कि मां बाप की बीमारी में पैसा खर्च करूं कि बच्चों की पढ़ाई में खर्चा करूं। और इसलिए जो 40, 50, 55 साल का बेटा जो मेहनत करके कमा रहा है उसको एक बोझ रहता है। अब आपका ये बोझ भी मोदी उठाएगा। 70 साल की ऊपर के आपके पर किसी भी परिवार में बुजुर्ग माता पिता है, अब उनका इलाज का खर्चा उनके संतानों को नहीं करना पड़ेगा, ये उनका बेटा करेगा। बंगाल से बिहार तक पीएम मोदी ने रैली के मन से जनता के साथ एक भावुक संवाद स्थापित कर लिया। आप उनके भाषण की शब्दावली देखिए। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में अपने संबोधन के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनमें मां, गोद, नसीब, तप और त्याग शामिल है। बंगाल में पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी का जोर महिला वोट बैंक को साधना है।
यही कारण है कि संदेश खाली से लेकर मालदा तक पीएम मोदी महिलाओं से मां बेटे का संबंध जोड़कर सीधे कनेक्ट कर रहे हैं। पीएम मोदी कुछ ऐसा ही प्रयोग बिहार में भी कर रहे हैं। बिहार की रैली में उनके भाषण वाले शब्दों पर अगर नजर डालें तो उनमें गरीब, बेटा, मां, माता पिता और बुजुर्ग शामिल रहे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी का यह व्यक्तित्व सामने आया हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार पीएम मोदी कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसके जरिए वो हर वर्ग, हर उम्र, हर क्षेत्र के लोगों से सीधे संवाद करते हैं और कनेक्ट होते हैं। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी स्वागतम। फिलहाल कंफ्यूज हूँ, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका? वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी इंडिया। बंगाल और बिहार में पीएम मोदी ने महिलाओं के साथ मां बेटे वाला संवाद स्थापित किया। पीएम मोदी के पूरे चुनावी विजन में महिलाएं हर जगह फोकस में रही हैं। टीवी 9 भारतवर्ष ने ही आपको दिखाया था कि कैसे 2024 में पीएम मोदी की रैलियों का संचालन महिलाएं कर रही हैं। कृपया हम सबकी ओर से माननीय मोदी जी का स्वागत करें। टीवी 9 ने आपको उन रैलियों की तस्वीरें भी दिखाई थी जब पीएम मोदी के मंच की कमान महिलाओं के हाथों में थी। वो चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो या फिर मां दुर्गा की धरती बंगाल हो, महिलाएं हर जगह पीएम मोदी के पीपल कनेक्ट का हिस्सा रही हैं। ये तस्वीरें इसी महीने 11 अप्रैल की हैं, जब पीएम मोदी देश के टॉप 7 गेमर्स से मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के चैंपियंस को पीएम आवास बुलाकर उनसे मुलाकात की। इतना ही नहीं, उन्होंने कई गेम्स पर हाथ भी आजमाया। नरेंद्र मोदी ने जब बोलना शुरू किया था, असल में नरेंद्र मोदी को देश ने हाथों हाथ शुरू में उनके वक्तृत्व कला के कारण ही उठाया। भाषण देते हैं तो एक साथ युवाओं के बारे में भी बात करते हैं। उनको मालूम है कि आज के युवा को कौन सा शब्द उसको आकर्षित करता है, बुजुर्गों को क्या भाएगा, किसानों को क्या भाएगा, महिलाओं को क्या भाएगा। प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों से जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो 4 जातियों का जिक्र करा है, उसके आधार पर प्रधानमंत्री पूरे देश के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जानते हैं कि मैं इन 4 जातियों को साथ अपने साथ लूंगा तो पूरे देश की जनता के लिए मैं कार्य कर पाऊंगा, पूरी देश की जनता मेरे साथ जुड़ेगी। इससे पहले पीएम मोदी सोशल मीडिया क्रिएटर्स को सम्मानित कर चुके हैं और देश के युवाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित कर चुके थे, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस सोशल मीडिया क्रिएटर्स को सम्मानित किया, देश में सोशल मीडिया पर उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स मौजूद हैं। पीएम मोदी ने अवार्ड देने के साथ स्टेज पर ही उनके साथ बातचीत भी की। इस तरह उनसे सीधे कनेक्ट करने की कोशिश की। ये आज लोकसभा चुनाव के दूसरे राउंड की वोटिंग हुई। 88 सीटों पर वोट डाले गए। शाम 7 बजे तक आंकड़ों के मुताबिक संकेत ये है कि इस चरण में भी वोटिंग कम हुई है। यह चिंताजनक बात है। सवाल यह है कि क्या हीट वेव की वजह से मतदाता घर से कम निकले? क्या लंबे वीकेंड पर मतदान की जिम्मेदारी भूलकर लोग छुट्टियों पर निकल गए? दूसरे चरण में असम, बिहार, यूपी, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित 13 राज्यों में मतदान हुआ और अब तक के डेटा के मुताबिक 2019 की तुलना में ज्यादातर राज्यों में मतदान प्रतिशत गिर गया है। इस बार दूसरे चरण के लिए शाम 7 बजे तक 61% वोटिंग हुई। अब तक के हिसाब से यह 2019 के लोकसभा चुनाव से करीब 9% कम है। पिछली बार इसी चरण में 88 सीटों पर 70% वोटिंग हुई थी। यूपी में 53% वोटिंग हुई। 2019 में इन्हीं सीटों पर करीब 63% वोट पड़े थे। बिहार में करीब 54% वोटिंग हुई, जबकि पिछली बार 63% वोटिंग हुई थी। पश्चिम बंगाल में लगभग 72% वोट पड़े हैं, जबकि 2019 में लगभग 81% मत डाले गए थे। महाराष्ट्र में लगभग 54% वोटिंग हुई, जबकि 2019 में 63% मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ में इस बार 72% वोट पड़े हैं, जबकि 2019 में 75% वोट डाले गए। देखिए, आप सभी से मेरी अपील है, वोट जरूर डालिए। मैंने भी आज अपना वोट डाला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य भर ये आंकड़े शाम 6 बजे तक के हैं। अंतिम आंकड़े जारी होने तक थोड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि इस चरण में जो चुनावी मैदान में है, हर किसी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। जो माहौल नॉर्थ इंडिया से, उत्तर भारत से भी हमें यहाँ सुनाई दे रहा है, बिल्कुल भाजपा के खिलाफ है। लोगों को ये पता है कि 24/7 अवेलेबल रहने वाली नवनीत राणा है। एक नई इतिहास लिखने के लिए जनता ने लाइन लगा दी, तो तैयार हो गया। बोला मुझे वो पप्पू छोड़ के कोई चाहिए ही नहीं।
इतना अद्भुत उत्साह है और यही एक शिनाख्त है, प्रतीक है सफल लोकतंत्र की। के मुकाबले में कोई भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले में कोई है तो मेरे मुकाबले में भी नहीं है। People are here to vote for performance. आज सुधा मूर्ति जी ने जब वोट डाला तो एक बड़ी अच्छी बात कही, घर में बैठे बैठे टिप्पणी ना करें, बाहर निकले वोट करें। 2019 में लोकसभा चुनाव के दूसरे राउंड के मुकाबले इस बार दूसरे चरण में मतदान कम हुआ। इस वोटिंग पैटर्न के क्या मायने हैं? कम मतदान से किसे फायदा, किसे नुकसान होगा? आमतौर पर अधिक वोटिंग को सत्ता के खिलाफ देखा जाता है। 2019 में करीब 58% वोटिंग हुई थी। 2009 में, आई स्टैंड करेक्टेड, सॉरी, जबकि 2014 में करीब 8% ज्यादा यानी 66% वोटिंग हुई। ज्यादा वोटिंग हुई लेकिन यूपीए सरकार बुरी तरह हारी, एनडीए को भारी जीत मिली। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यह ट्रेंड बदला। ज्यादा वोटिंग परसेंट के बावजूद केंद्र में एनडीए की सत्ता की वापसी होती है। 2014 में 66% के मुकाबले 2019 में 67% वोट पड़े थे। लेकिन 2019 में ज्यादा वोटिंग का फायदा सत्ता पक्ष को मिला, एनडीए की जीत हुई। कि मिडिल ईस्ट में बहुत टेंशन के बादल, यह बहुत बड़ी खबर है। तनाव मिडिल ईस्ट में चरम पर है। ईरान इजराइल में युद्ध छिड़ने का अंदेशा है। अमेरिका ने इस खतरे के बीच में मिडिल ईस्ट में एक सीक्रेट लोकेशन पर F-16 के बेड़े को तैनात कर दिया। TV9 भारतवर्ष ने जब से इन विमानों के तैनाती की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई हैं, पूरी दुनिया में अमेरिका के इरादों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई खतरनाक जंगी प्लान बनाया, या मिडिल ईस्ट में अमेरिका F-16 की तैनाती पुतिन को बाइडेन का सीधा चैलेंज है? यह बारूदी खुलासा थोड़ी देर में। अभी F-16 पर खमने की धड़कनें बढ़ाने वाली सबसे बड़ी खबर देखिए। मिडिल ईस्ट में जब जंग के हालात हैं, ईरान इजराइल में युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, तब तनाव को कम करने की बजाय अमेरिका ने एक घातक कदम उठाया। मिडिल ईस्ट के आसमान में अपने किलर हंटर की उड़ान दिखाई। मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिका के इरादे क्या है? पूरी दुनिया को यह सवाल परेशान कर रहा है। इसकी वजह है ये तस्वीर। यूएस सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के F-16 फाइटर जेट को तैनात किया है। F-16 की तैनाती कहां की गई है, यह खुलासा नहीं किया है। लेकिन मिडिल ईस्ट में F-16 की तैनाती की एक लौती तस्वीर भी नहीं है। यूएस सेंट्रल कमांड ने F-16 की ऐसी 2 तस्वीरें जारी की हैं। दूसरी तस्वीर में F-16 के जंगी बेड़े को दिखाया गया है, जिसमें 4 F-16 सीक्रेट लोकेशन पर तैनात दिख रहे हैं। सवाल है कि अमेरिका ने F-16 को अचानक से मिडिल ईस्ट में क्यों तैनात किया? वो इसकी तैनाती की लोकेशन को सीक्रेट क्यों रख रहा है? अमेरिका का एक किलर जेट मिडिल ईस्ट में कहां तैनात हुआ है, यह अमेरिका भले ना बताए, लेकिन आसपास के बैकग्राउंड को देखकर सोशल मीडिया पर इसके ठिकाने पर बहस छिड़ी है। लेकिन TV9 के पास पुख्ता जानकारी है कि F-16 असल में सऊदी अरब के अमेरिकी बेस में है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर F-16 की तैनाती की गई है। यहां यूएस फोर्स की 510 फाइटर स्क्वाड्रन की यह तैनाती है और ये लड़ाकू विमान इटली से सऊदी अरब पहुंचे हैं। यह खुलासा अमेरिकी मीडिया के हवाले से हुआ है, जिसमें यह भी बताया गया है कि सऊदी अरब ने F-16 विमानों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। इसका दूसरा गुप्त ठिकाना जॉर्डन में टावर 22 यूएस बेस संभव है। कुछ जानकारों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में F-16 की तैनाती ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को काबू में करने के लिए है, क्योंकि आज ही रेड सी में हूथी और अमेरिका के बीच भीषण जंग हुई है। यमन में हूथी के ठिकानों पर अमेरिका का हमला हुआ है। हूथी ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट मार गिराने का दावा किया है। अमेरिका ने हूथी की मिसाइल और 4 ड्रोन नष्ट किए हैं। हालांकि एक और वजह जिसकी चर्चा जरूरी है, क्या सऊदी अरब में F-16 की तैनाती ईरान रूस संबंधों के कारण हुई है? क्या पुतिन के सुखोई 35 के कारण बाइडेन F-16 तैनात करने को मजबूर हुए? अभी 4 दिन पहले खबर आई थी कि ईरान को रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमान मिलने वाले। ईरान किसी भी दिन इस्फहान हवाई अड्डे पर रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमानों की एक खेप लेने वाला है। इसी बेस पर इजराइल ने कुछ दिनों पहले हमला किया था। यह खबर सबसे पहले ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी SNN के हवाले से सामने आई, जिसे बाद में IRGC की ओर से खारिज कर दिया गया और SNN ने फिर यह खबर अपनी वेबसाइट से हटा ली थी।
लेकिन इसके बाद अफवाहों को बल मिला कि ईरान सीक्रेट तरीके से सुखोई 35 रूस से ले सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुखोई 35 की ताकत की तुलना अमेरिकी F-16 से होती है, क्योंकि दोनों मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं, यानी एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस अटैक। F-16 मैक 2 यानी जो ध्वनि है उसकी गति से 2 गुनी गति तक पहुंच सकता है, जबकि सुखोई 35 की अधिकतम रफ्तार मैक 2.25 है। F-16 सिंगल जेट इंजन है, जबकि सुखोई 2 जेट इंजन से लैस है। F-16 छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है, जबकि सुखोई 35 को लंबे मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, इसीलिए इसकी रेंज और पेलोड कैपेसिटी ज्यादा है। F-16 एडवांस रेडार सिस्टम से लैस है, जबकि सुखोई 35 रेडार की पकड़ में आ सकता है और इसे लॉन्ग रेंज मिसाइल से मारना आसान है। मिडल ईस्ट से लेकर साउथ चाइना सी तक जंगी हलचल तेज है। मिडल ईस्ट में ईरान के खिलाफ सीक्रेट एयर ऑपरेशन की तैयारी दिख रही है, तो साउथ चाइना सी में भारत और अमेरिका ने चीन के खिलाफ अपना मिसाइल चक्रव्यूह तैयार कर दिया। भारत से पिछले हफ्ते स्वदेशी सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस फिलीपींस पहुंच चुकी है। अब फैक्ट्स देखिए आप। फिलीपींस में चीन के खिलाफ इसकी तैनाती हो रही है। भारत के साथ अमेरिका ने भी फिलीपींस में अपने टाइफून मिसाइल्स को तैनात कर दिया। फिलीपींस में चीनी सीमा के नजदीक टाइफून मिसाइल डिप्लॉय की गई है, यानी भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर साउथ चाइना सी में चीनी दादागिरी पर मिसाइल रणनीति से लगाम कसने की तैयारी कर ली है। एक्सक्यूज मी। इस सब के बीच फिलीपींस को ब्रह्मोस की डिलीवरी के बाद पहली बार चीन की बौखलाहट सामने आई है। भारतीय मिसाइल के घेरे में आया चीन तनाव में है और अंजाम भुगतने की गीदड़ भपकी दे रहा है। फिलीपींस में ब्रह्मोस की तैनाती के बाद दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखाने वाला ड्रैगन अब दबी जुबान में बोलने को मजबूर है। फिलीपींस को अकड़ दिखा रहा बीजिंग अब बौखलाहट में है। 19 अप्रैल को भारत से सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस डिलीवर हुई थी। अब 8 दिन बाद इस पर चीनी सेना का बयान सामने आया है। बयान में बौखलाहट, गीदड़ भपकी और तनाव दिख रहा है। ब्रह्मोस के फिलीपींस को डिलीवरी पर चीनी सेना के प्रवक्ता ने कहा है, दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग में इस बात का ख्याल रखा जाए कि इससे किसी तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान न पहुंचे। जो चीन तीसरे पक्ष की दुहाई दे रहा है, वही चीन जबरन फिलीपींस के द्वीप पर कब्जा करना चाहता है, दक्षिण चीन सागर में अपना कंट्रोल चाहता है, फिलीपींस के जहाजों को निशाना बनाता है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा है कि चीन हमेशा मानता है कि दो देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को खतरा नहीं होना चाहिए। दरअसल चीन के खिलाफ फिलीपींस अपनी रक्षा शक्ति बढ़ा रहा है। चीनी सेना की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए वो नए हथियार अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। यही देखकर ड्रैगन आशंकित है और गीदड़ भपकी दे रहा है, क्योंकि फिलीपींस की धरती से वो भारत और अमेरिका दोनों के मिसाइल चक्रव्यूह में फंस गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बरेली में किया रोड शो। सड़क के दोनों तरफ उमड़ी हजारों की भीड़। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। दिल्ली में कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए बाकी उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। चुनाव के दूसरे चरण में भी बंगाल में हिंसा। बालूर घाट में वोटिंग के दौरान हंगामा। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में बहस। यूपी के कासगंज में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। बोले इलेक्टोरल बॉन्ड ने बीजेपी का बैंड बचाया। बीजेपी की वसूली से महंगाई बढ़ी। महाराष्ट्र में कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट से मोहम्मद आरिफ नसीम खान का इस्तीफा। एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ना होने से नाराज। बोले कांग्रेस को मुस्लिम वोट चाहिए, कैंडिडेट क्यों नहीं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो जारी कर साधा बीजेपी पर निशाना। बोले मेयर चुनाव रद्द होने पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी नाच रही है। दिल्ली के यमुना विहार में बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने किया रोड शो। लोगों पर बरसाए फूल। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल और स्पीकर रामनिवास गोयल ने पूर्व दिल्ली में किया चुनाव प्रचार। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे ने किया कार्यकर्ताओं के साथ डांस। पिता के साथ गांव-गांव वोट मांगते दिखे।
और आगे देखिए, मोदी से सीखो शाहबाज, पाक मीडिया का ब्रॉडकास्ट, द पीएम फैक्टर।